नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं कुमार। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछला साल बहुत सारी कहनी चाहिए कड़वी यादों के साथ बीता है। कोरोना महामारी की वजह से पूरा देश, पूरी दुनिया परेशान रही है और सभी को इंतजार था कि किसी तरह से टीका आ जाए, वैक्सीन आ जाए और इससे एक प्रोटेक्शन मिल जाए, ताकि अपने जीवन की जो सामान्य गतिविधियां हैं उन्हें सामान्य ढंग से लोग कर सकें। और अब हम लगभग उस मुकाम पर खड़े हैं जब देश में टीका का अभियान शुरू होने जा रहा है। बहुत सारे टीके दुनिया भर में बना लिए गए हैं। 6-7 टीकों के बारे में हम सब जानते हैं, लगातार उनकी खबरें आ रही हैं। तो अब लेकिन इसके साथ कई सवाल भी हम लोगों को मथ रहे हैं कि आखिरकार कौन सा टीका लगेगा, कैसे लगेगा। इतने बड़े देश में जहां 140 करोड़ की आबादी है, कैसे टीके लगाए जाएंगे और इन टीकों की कीमत क्या होगी। तमाम तरह के प्रश्न हैं जिनके जवाब ढूंढने के लिए आज हमने संपर्क किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के में एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर अनीश सिन्हा साहब। उनको हमने आमंत्रित किया है कि वो हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अनीश विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम कर चुके हैं, यूएनडीपी में काम कर चुके हैं और पिछले 10 सालों से मास इम्यूनाइजेशन यानी कहना चाहिए कि बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान से जुड़े हुए हैं। तो इसकी बारीकियों से वो बखूबी वाकिफ हैं और हम उनसे जानेंगे कि हिंदुस्तान जहां खड़ा है वहां से वो कैसे आगे बढ़ेगा कोरोना के टीके के मामले में। तो सबसे पहले आपका स्वागत है डॉक्टर सिन्हा इस कार्यक्रम में, सत्यहिंदी.com में। आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों की जो जिज्ञासाएं हैं, जो प्रश्न हैं, जो उनके संदेह हैं, उन सबके निवारण के लिए आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं ये सवाल आपसे करूंगा कि हिंदुस्तान में अभी कहा जा रहा है कि 2 जनवरी को कुछ शहरों में ड्राई रन होगा टीके का, फिर एक टीके का को परमिशन भी मिलनी है, मंजूरी भी मिलनी है। तो ये क्या प्रक्रिया है? हिंदुस्तान दुनिया के पैमाने पर अभी कहाँ खड़ा है टीकाकरण अभियान के मामले में? नमस्कार और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2020 के कंपैरिजन में 2021 तो बहुत अच्छा होगा। 2020 तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ आया और अच्छी बात ये रही कि उस पूरी बड़ी महामारी के खिलाफ सभी देश ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी और लगभग सब कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रहे। और जिस बात की हमें शुरू से, जैसे मार्च में जब आया हमारे देश में कोरोना वायरस के केसेस शुरू हुए, फिर लॉकडाउन हुआ, तब से ये चर्चा थी कि वैक्सीन आएगा तो ही इसका कुछ हद तक हम इस पे जीत पाएंगे इस महामारी से। तो वो समय आ गया और पिछले 2-3 महीने से काफी चर्चा चल रही है कि वैक्सीन फाइनल स्टेजेस में है, अब हो जाएगा, आ जाएगा। और अच्छी बात ये रही कि कुछ देशों में तो इसका टीकाकरण शुरू भी हो चुका है, जैसे अमेरिका हुआ, यूके है, और भी कंट्रीज है, यूएई में है, चाइना में है, रशिया में है, यूरोप की और भी कुछ कंट्रीज है जहाँ शुरू हो गया। तो ये काफी अच्छी बात रही। अब हमारे देश की बात करें तो ये ड्राई रन, मैं उससे थोड़ा पहले कुछ चर्चा करना चाहूंगा ताकि ये ड्राई रन को लोग समझ सकेंगे। जी। हम लोग के यहाँ भी पिछले 2-3 महीने से जब से शुरू हुआ कि वैक्सीन आने हैं, तब से ही सरकार तैयारी में लग गई थी। सरकारी जो तंत्र है, केंद्र की, राज्यों की, यूनियन टेरिटरी, सब ने मिलकर एक तैयारी शुरू की थी। और हमारे लिए अच्छी बात ये थी कि वैक्सीन में हमारा देश एक बड़ा प्लेयर बनने वाला है। और पहले से भी, चूंकि लोग अब काफी जागरूक हो गए इस कोरोना के उसमें कि वैक्सीन, हमारा देश दुनिया का 40 से 50% जो पूरी दुनिया में वैक्सीन इस्तेमाल होती है वो मैन्युफैक्चर हमारे देश में ही होता है। और 60% वैक्सीन जो एशिया, अफ्रीका और या लैटिन अमेरिका में यूज होता है वो भी हमारे देश से जाता है। तो हमें ये पता था और पूरी दुनिया में काफी नंबर 100 से ज्यादा वैक्सीन डेवलपमेंट में शुरू किया गया। उसी तरह हमारे देश में भी हुआ था। अब जो मेजर वैक्सीन की चर्चा करें तो यूएस की फाइजर और मॉडर्ना, जिनकी यूज शुरू हो चुका है।
फाइजर का यूज शुरू हो गया है यूएस में, यूरोप, यूके में और भी कंट्रीज में। मॉडर्ना को भी परमिशन मिल गया है यूके में। तो अब हम कहाँ पे हैं इसमें? अब ये जो दो वैक्सीन है ना, फाइजर और मॉडर्ना, एक तो ये मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी पे बना है, तो ये इनको स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, -70 डिग्री सेल्सियस चाहिए फाइजर को, और और ये -20 जो डिग्री रूस में मॉडर्ना बनाई को। है डॉक्टर अनीस हाँ, स्पुतनिक, हाँ, उसका क्या सीन है? हाँ, उसमें भी क्या इसी तरह हाँ, की मैं complication? जी मैं जस्ट उस पे भी आऊंगा अभी। ये दो जी के बारे में जस्ट 1 मिनट और लूंगा। तो जी हाँ। इनकी टेम्परेचर स्टोरेज और ये इश्यूज थे। ये काफी महंगी वैक्सीन भी है दोनों, और प्री बुकिंग बहुत है इनका भी, कि बहुत सारी कंट्रीज ने पहले। तो हमारे देश के लिए, ये मैं शुरू से देख रहा था, ये दो वैक्सीन हमारे लिए बहुत प्रॉमिसिंग इनिशियल फेज में तो नहीं दिखता है। लॉजिस्टिकल इशू है, कॉस्ट है, और प्री बुकिंग है दूसरे कंट्रीज का। उसके बाद आ जाए अब हमारे कंट्री में, तो हमारे एक तीसरी वैक्सीन थी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, जो यूके की यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका, और इनके साथ हमारे कंट्री का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप था कि सीरम इंस्टीट्यूट मैन्युफैक्चर करेगा उस वैक्सीन को। इस वैक्सीन, और सीरम इंस्टीट्यूट ने पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया था अप्रूवल मिलने से पहले, कि एक रिस्क ले रहे थे। इसको हम रिस्क मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, कि अगर परमिशन नहीं मिलता तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था, लेकिन ट्रायल्स अच्छे रहे, रिजल्ट्स अच्छे आए। तो अब जो ये वैक्सीन है, इसको परमिशन मिल गया यूके में, और हमारे देश में 30 तारीख को भी एक मीटिंग हुई थी जो ड्रग कंट्रोलर है और उनकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की, और आज भी मीटिंग है। और पूरी उम्मीद है कि उसको, क्योंकि उसके एफिकेसी अच्छा है, 70% आया था ट्रायल्स में, उसकी सेफ्टी कोई इशू नहीं है, कोई सीरियस एडवर्स इवेंट नहीं हुआ है, तो उसको अप्रूवल मिल सकता है। और वो मैन्युफैक्चरिंग भी है। लगभग उन्होंने नवंबर में 4 करोड़ डोज बना लिए थे, और अभी सुनने में आया लगभग 7-7.5 करोड़ डोज उनके तैयार यहाँ हैं। पर एक सवाल है डॉक्टर अनीश, यहाँ एक सवाल है कि आपने बताया 70% एफिकेसी है, मतलब 70% इसकी प्रभाव क्षमता है, जबकि दूसरी जो वैक्सीन में 92, 94, 95% तक की एफिकेसी है। अगर हम इस वैक्सीन का चुनाव अपने देश के लिए करते हैं, तो ये एक 30%, 25% का जो गैप रह जाता है, वो उसका क्या असर पड़ेगा? हाँ, देखिए, फाइजर का, मॉडर्ना का, ये सब 95% है। इवन जो आपने अभी बात की थी रशिया की स्पुतनिक, वो भी 92% है। तो वो बात देखिए, आप ऐसे मैथमेटिकली देखेंगे तो नेचुरली 95% हमें ज्यादा दिखता है, लेकिन जब ये फील्ड में जाएगा तो हमारे देश में -70 और वो करना हमारे लिए मुश्किल हो गया नहीं है, तो हम इसको लेंगे। और एफिकेसी एक चीज है, बाद में ये सब इफेक्टिवनेस फील्ड में इससे भी थोड़े कम हो सकते हैं सबके। अगर हमारी एफिकेसी कम होना, तो हम लोग उसको ओवरकम कर सकते हैं मैसिव नंबर पे जाके, कि हम बड़े पॉपुलेशन को इम्यूनाइज कर लेंगे, तो ये कवर अप हो सकता है। और इस सिर्फ मैथमेटिकली देखना कि वो 95 है, हम 70 हैं, तो ये खराब है, ऐसा नहीं है। ये भी उतना ही अच्छा है, और इसके भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसको हम फास्ट इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तो क्योंकि हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, तो हम ज्यादा लग तक पहुंच जाएंगे। दूसरी आपने बात की थी सर, वो स्पुतनिक वैक्सीन की, जो रशिया की है, उसकी भी फेज 3 ट्रायल्स हमारे देश में चल रहा है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ, और उसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं। और उसको उन्होंने जो बनाया था, कि वो भी था कि -18 पे रखने का, -18 टू -20 डिग्री सेल्सियस। बट एक अच्छा ये खबर है कि वो लोग उस वैक्सीन को +2 टू +8, जो हमारा नॉर्मल कोल्ड चेन मैकेनिज्म है इंडिया में वैक्सीन का, उस पे भी उसको स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और पाउडर फॉर्म में कोशिश कर रहे हैं, कर देंगे तो वो शायद +2 टू +8 में भी आ सकता है। तो वो हमारे लिए, और उसका भी एक ट्रायल्स चल रहा है, तो फ्यूचर में वो भी हमें, हमारे देश के लिए काम आ सकता है। काम से जो हमारे देश का अपना डेवलपमेंट है, आईसीएमआर और भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी है, और इनके भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। जैसे ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन के लगभग, जैसे उसका 70% कहा जा रहा है, इसका भी 60 के आसपास तो है ही। और
सेफ्टी में भी कोई इश्यू नहीं है और उसके भी फेज 3 ट्रायल्स करीब 21 साइट पे चल रहा है हमारे देश में। और कुछ महीनों में, हो सकता है 2-3 महीने में, वो वैक्सीन भी मिल जाएगा यूज करने के लिए। तो ये काफी अच्छी खबर है वैक्सीन को लेकर। जी, तो अब मैं अगला सवाल मेरा ये है कि पहले तो सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिया जाएगा, हम्म, स्कूल टीचर हम्म, और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और ये जो स्टाफ है, जो कहना चाहिए सबसे ज़रूरी स्टाफ है, तो उनको हम्म। वैक्सीन, तो आम आदमी का नंबर क्या कब आएगा? हाँ, देखिए, ये तो बहुत बड़ा मेहनत टास्क है एक्चुअली। इतना बड़ा पॉपुलेशन, आपने सही कहा कि ये तो बहुत बड़ा टास्क है। तो अब देखिए, हमारा अभी क्या है ऑब्जेक्टिव, हम प्रायोरिटी पे जाएंगे जब हमारे पास बहुत बड़ा वर्कलोड है, हमारे पास ह्यूज पॉपुलेशन कवर करना है, 140 करोड़ लोग। तो हम प्रायोरिटी करेंगे। अब हम प्रायोरिटी कैसे करेंगे कि हमारा सबसे डैमेज किस कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन में हुआ है इससे। तो आप देखेंगे कि हमारा दो ऑब्जेक्टिव है इसमें। पहला, हेल्थ केयर सिस्टम को सेव करना है, बचाना है। और दूसरा है, जो इससे मृत्यु हुई है उसको रोकना है। इससे जो मृत्यु हो रहा है, डेथ को प्रिवेंट करना है। अब ये दो चीज के प्रिंसिपल पे डिसाइड करना है कि किसको पहले देना है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो हेल्थ केयर सिस्टम मतलब सारे जो भी हेल्थ केयर मैकेनिज्म में है, डॉक्टर्स, पैरामेडिक, फील्ड स्टाफ, तो वो पूरी कैटेगरी को पहले। उसके बाद जो फ्रंट लाइन पे है, जैसे हमने सुना था, देखा ही था आपने, काफी डेटा आई थी कि बहुत सारे पुलिसकर्मी शहीद हो गए इसमें, बहुत सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स जो थे सैनिटेशन के। तो इन कैटेगरी को हेल्थ के बाद इनको दिया जा रहा है, ताकि हम अपना सिस्टम्स को मेंटेन रख सके, एसेंशियल सर्विसेज चालू रहे। दूसरा, जो टोटल डेथ है कोरोना से हमारे देश में, 1 लाख से ऊपर डेथ हो गया, लगभग 1,30,000 से 1,40,000 तक का डेथ जो है, उसमें से आप 70 से 80% डेथ 50 साल या उससे ऊपर वालों में हुआ है। तो वो भी एक हमारा प्रायोरिटी पॉपुलेशन है। और बाकी जो डेथ हुए हैं वो 50 से नीचे और जिनको कोई और बीमारी भी थी तो इनका है। तो 30 करोड़ ये पॉपुलेशन होता है, लगभग 30 से 35 करोड़ हमारे देश में, ये डॉक्टर्स और हेल्थ स्टाफ, फ्रंट लाइन, 50 से ज्यादा वाले और 50 से नीचे जो अन्य बीमारी है जिनको साथ में। तो ये करीब 30 करोड़ का टारगेट है, जो लगभग अभी से लेकर जून तक में पूरा करने का कोशिश है गवर्नमेंट की। हो सकता है और फास्ट ट्रैक हो आगे चल के, लेकिन ये अभी प्लान है। ये फर्स्ट फेज ऑफ वेव ऑफ वैक्सीनेशन है। उसके बाद एपिडेमियोलॉजी पे डिपेंड करेगा डिजीज कैसे प्रोग्रेस करता है। और फिर जो 50 से नीचे वाले हैं उनको दिया जाएगा। 18 साल से नीचे ये वैक्सीन अभी हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उस पर ट्रायल्स नहीं हुए हैं। तो 18 साल से नीचे अभी ये वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। जी तो आम आदमी को तो कुछ समय जरूर लगेगा। जी, अच्छा, ये जो वैक्सीन दी जा रही हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुफ्त मिलेंगी लोगों को, या उसके लिए उनको पे करना पड़ेगा? हाँ, नहीं, भारत सरकार पूरी प्रोक्योर करेगी सेंट्रली और सभी राज्य को देने वाले हैं, और ये मुफ्त में मिलेगा सबको, इसका बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा। और जैसे हमारे रूटीन जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में सब टिकट मुफ्त में मिल रहा है, उसी तरह ये भी, इसमें कोई पैसा किसी को नहीं लगना है। अच्छा, कुछ ऐसे भी हम दूसरा, तबके तबके हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद के भी लगवा सकते हैं, तो क्या उनकी सकते हैं, हाँ। ऑप्शन है? हाँ, ये इस पे कुछ दिन पहले जो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं श्री आदर पूनावाला, उन्होंने भी इस पे स्टेटमेंट दिया था कि सब तरीके से कोशिश किया जाएगा। लेकिन एक और चीज समझना होगा, हमारे कंट्री के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का ग्लोबल कमिटमेंट भी है। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता है कि वो सारी वैक्सीन बना के हमें ही दे देंगे। तो इनको कुछ वैक्सीन दूसरी कंट्रीज को भी देना है। जैसे बीच में 100 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव ने सीरम इंस्टीट्यूट का विजिट किया, कुछ 50-60 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव भारत बायोटेक विजिट किए। तो ये एक कंट्री का ग्लोबल कमिटमेंट भी है कि वी विल हेल्प द ह्यूमैनिटेरियन कॉज ग्लोबली। तो उसके दूसरे को भी देना है हमें वैक्सीन। तो लगभग जो भी मैन्युफैक्चर होगा वो सब में शेयर होगा। ऑफ कोर्स कंट्रीज पे करेंगे उसके लिए। तो
जब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अभी जो है उसको और एक्सेलरेट करेंगे, एक बार अप्रूवल मिल जाएगा ना तो ये लोग और स्पीड बढ़ाएंगे, अपने फुल कैपेसिटी में मैन्युफैक्चर करेंगे। तो लगभग कुछ महीने बाद, मतलब अगर जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है तो हो सकता है अप्रैल मई जून तक प्राइवेट सेक्टर में मार्केट में अवेलेबल हो सकता है। जो लोग खरीद सकते हैं वो खरीद के अपना लगवा पाएंगे। क्या ये लोगों पॉसिबल के पास है। ये ऑप्शन भी होगा कि कोई अगर अफोर्ड कर सकता है तो उसे लगता है कि मैं फाइजर की लगवाऊं या मॉडर्ना की लगवाऊं, स्पुतनिक की लगवाऊं, क्या ये ऑप्शन भी अवेलेबल हैं? लोगों के दिमाग में ये सब सवाल चल रहे हैं। चल रहा है। देखिए, अभी की बात करें तो आज के दिन में तो अभी अवेलेबल नहीं होगा इंडिया में। ये कैसे है, आपने सुना होगा इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, एक वर्ड लोग काफी सुने अभी। जी। तो हमारे कंट्री में 3 वैक्सीन ने हमारे ड्रग रेगुलेटर जो है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की विंग है, वहां पे अपनी इमरजेंसी यूज के लिए अप्लाई किया था। 3 में कौन कौन थे? फाइजर, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो कोविशील्ड कहते हैं, और तीसरा कोवैक्सीन जो हमारा अपना, इन 3 ने अप्लाई किया। फाइजर ने अपनी एप्लीकेशन थोड़ी पीछे ले ली कि हमको अभी टाइम लगेगा, और डेटा जब मांगा गया तो 2 कंपनी का उनके पास है, कोवैक्सीन और जो कोविशील्ड है, और जिसकी आज मीटिंग भी जो है वो इसी 2 वैक्सीन के लिए। फाइजर का अभी कंसिडरेशन में नहीं है हमारे कंट्री में, कंपनी ने भी उसको परस्यू नहीं किया। तो आज के दिन में तो ये 2 ही वैक्सीन है जो अभी अप्रूव होगा। तो हमारे कंट्री में एट द मोमेंट ये 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से कोविशील्ड वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड वाली है वो तैयार है, इसलिए वही आएगा। कोवैक्सीन को अभी समय लगेगा। आगे चल के फाइजर अप्रूवल मांगता है, उसको अप्रूवल मिलता है और वो प्राइवेट मार्केट में आ सकता है, तो शायद लोग खरीद पाएंगे। बट ये अभी इमीडिएट कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अप्रूवल मिल भी जाएगा तो फाइजर और मॉडर्ना की बुकिंग्स ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों ने किया हुआ है। तो डिफिकल्ट होगा दूसरे कंट्री को इमीडिएटली उनको वैक्सीन मिलना। अगला सवाल मेरा ये है कि इन वैक्सीन को लेकर बहुत सारी चिंताएं भी हैं, संदेह भी हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रही हैं। इनमें साइड इफेक्ट्स की बात होती रही है और पश्चिमी देशों में बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवाने से मना भी कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान में भी इसको लेकर आशंकाएं हैं कि तुरंत वैक्सीन लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, रुकना चाहिए, कुछ और इंतजार करना चाहिए, बेहतर वैक्सीन आ जाएगी, या इन वैक्सीन के जो इफेक्ट्स हैं वो थोड़ा सामने आने दें, फिर निर्णय करें कि वैक्सीन लगवाई जाए या न लगवाई जाए। तो इसमें क्या आप समझते हैं क्या होना चाहिए? देखिए, इसके लिए करेक्ट डेटा बहुत जरूरी है, और मैं यहाँ कहूँगा कि आप जैसे लोगों का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने ये प्रॉब्लम पहली बार हम नहीं देख रहे, हमारे साथ ये प्रॉब्लम पोलियो कैंपेन में भी देख आया था, मास इम्यूनाइजेशन हुआ था, मीजल्स रूबेला कैंपेन पूरे कंट्री में, उसमें भी ये प्रॉब्लम था। तो मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से ये मैं एंटिसिपेट कर ही रहा था। अभी वैक्सीन नहीं है तो वैक्सीन बात हो रही है, जब वैक्सीन आएगा तो कुछ और आए उसमें। तो ये और मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है, इसलिए भी। अब आप देखिए, ये जितनी भी वैक्सीन है ये सब ट्रायल्स हुए हैं, बड़े ट्रायल्स हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 1 साल में आया है तो ये सब बहुत कुछ शॉर्टकट प्रोसीजर्स नहीं हुए हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, उस हिसाब से हुए हैं। जैसे फाइजर है, लगभग 40,000 लोगों में दिया गया ट्रायल्स में, मॉडर्ना 30,000 में, ये ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन भी 23,000 में दे चुके हैं, कोवैक्सीन भी कोशिश कर रहा है 30 से 40,000 लोगों में। तो 2-2.5 लाख तो ट्रायल में ही दे दिया गया है। और जो भी उनका जो आउटकम्स आए हैं, इसमें किसी में भी सीरियस एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन नहीं है। माइनर इवेंट्स हुए हैं, जैसे हेडेक, बॉडी एक, इंजेक्शन साइट पर पेन, माइल्ड फीवर, ये सब आया है, शॉर्ट लिव्ड होता है। और ये बहुत सारी वैक्सीन में आते हैं, जो हम बच्चों को देते हैं उसमें भी आता है। तो सब माइल्ड है, शॉर्ट लिव्ड है, ऐसा कोई भी बहुत बड़ा एडवर्स इवेंट नहीं आया है। फिर बात आएगी, 2 केस यूके में आया था पहले दिन ही। तो वो केस कैसे थे? वो 2 पर्सन सिवियर एलर्जी के पेशेंट थे ही, वो खुद ही अपना एड्रेनलिन भी साथ में रखते थे, तो वो उनमें आया था, और वो भी देवर सेव्ड, ऐसा कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ फाइनली।
और जितनी भी हमारी ये इंजेक्शन साइट होती है ना, जहाँ पे भी हम ये इम्यूनाइजेशन सेशन रख रहे हैं, वहाँ पर एक इमरजेंसी किट तैयार रहता है। वर्कर्स को पूरी ट्रेनिंग है कि क्या करना है, और एक टर्शरी केयर मतलब एक हायर हॉस्पिटल से टाई अप रहता है हमेशा, इन केस, क्योंकि हो सकता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट एक प्रिवेंटिव प्लानिंग रहता है, तो ये एक टाई अप भी रहता है। तो लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन लेना चाहिए। इससे अच्छी वैक्सीन आ जाएगी, इसकी कोई वो नहीं है, ये ही एक अच्छा वैक्सीन है। 70% एफिकेसी बहुत अच्छा हुआ। हमारी पोलियो की, ओरल पोलियो वैक्सीन की एफिकेसी इससे भी कम थी, और हम पोलियो खत्म कर लिए अपने देश में। तो ये एक अच्छी वैक्सीन है, लोगों को भरोसा रखना चाहिए, सरकार ने पूरी तैयारी की है इसमें, मेरा तो अगला कोई सवाल ये दिक्कत है मुझे नहीं लग रहा है। जी डॉक्टर अनीश की, आपने अभी मिस इन्फॉर्मेशन की हाँ, बात की, आपने पोलियो और हम्म, इसमें खास तौर पर एक समुदाय विशेष में बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हो गई, और जिससे उस समुदाय में अभी तक ठीक से पोलियो का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, ये हमने देखा है। अभी फिर इसको लेकर तरह तरह की बातें, इसमें हराम का है या हलाल का है। इस तरह से एक किसी ने कह दिया कि इसमें गाय का रक्त इस्तेमाल किया गया है, तो हिंदू मुसलमान ये समुदाय तरह तरह से भ्रांतियां, इनके जो कट्टरपंथी जमाते हैं या जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, जिन चीजों जो इस तरह की चीजों को फैलाते हैं। और उसमें जो अनपढ़ लोग हैं हमारे देश में, आप जानते ही हैं, बहुत बड़ी आबादी अनपढ़, साक्षर नहीं है, समझती नहीं, तो उसको मिसगाइड किया जा सकता है। तो आपके अनुभव जो पिछले इम्यूनाइजेशन के हैं, वो यहाँ किस तरह से काम आएंगे और लोगों से आप क्या कहेंगे? देखिए, इसको हम लोग एक कम्युनिकेशन कहते हैं पहले तो हर लेवल से एंगेज करता है, जैसे कम्युनिटी लीडर्स, इन्फ्लुएंसर्स, उनसे हम भी उसी सोशल मीडिया और उसी मीडिया का यूज करना होगा गवर्नमेंट को भी, वो मिस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट इन्फॉर्मेशन में बदलने के लिए। और पहले भी किया गया है, तब इतना मीडिया बहुत एक्टिव नहीं था, लेकिन एमआर कैंपेन में तो था, तब हम किया गया था। इसमें करेक्ट इंफॉर्मेशन देना, मीडिया के साथ रेगुलर एंगेजमेंट, राइट फ्रॉम बिगिनिंग एंगेज रखे कि ये है एनाफाइलैक्सिस जैसे एडवर्स इवेंट माइनर ये हो सकते हैं, सीरियस में ये पॉसिबिलिटीज है, उसकी हमारी ये तैयारी है, तो ये सबसे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कम्युनिटी लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, सबको एंगेज करें, उनके साथ मीटिंग करके उनको एड्रेस किया जाए। उनके पॉलिटिकल लीडर्स भी रहते हैं जिसको एंगेज कर सकते हैं, सेलिब्रिटीज को। तो ये कम्युनिकेशन चैनल स्ट्रॉन्ग करने की अब समय आ गई है। देखिए, अभी तक तो क्या था, पुलिस मशीनरी बीमारी से लड़ रही थी, कोविड, उसके बाद वैक्सीन की तैयारी की गई, वैक्सीन कैसे इम्प्लीमेंट। अब वो टाइम आ गया है कि वैक्सीन भी है, तैयारी भी हो गई, अब वो टाइम है कि हम अपना कम्युनिकेशन और लोगों को एंगेज करें, ताकि अल्टीमेटली वो हमारे सेशन साइट पे वैक्सीन लेने आए। एक प्रश्न ये है कि कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया है, अब नया वर्जन कोरोना का आ गया है। लोग सोच रहे हैं कि ये जो वैक्सीन बनी है, ये तो पुराने कोरोना के लिए बनी थी, अब ये नया आ गया, तो इसमें भी काम करेगी कि नहीं करेगी? और कल को कोई तीसरा कोरोना आ जाएगा, तब क्या हमें फिर से कोई वैक्सीन लगानी पड़ेगी? देखिए, म्यूटेशन एक वर्ड है जो सबने सुन लिया होगा। कोरोना ने बहुत सारी वर्ड हमें समझा दिया, वैक्सीन का इंपॉर्टेंस समझाया, पब्लिक हेल्थ क्या होता है, क्वारंटीन और आइसोलेशन। क्वारंटीन वर्ड तो सालों बाद, हाँ, तो अब इसी तरह एक और वर्ड आया वैक्सीन के, सॉरी, जो नए स्ट्रेन आया, म्यूटेशन। तो वायरसेस में म्यूटेशन एक नॉर्मल फिनोमिना है, वो उसका बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। वायरस जब भी अपने आप को मल्टीप्लाई करता है ना, तो कुछ उसमें एरर हो जाता है जीन में, जो मैं लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। और भी बहुत सारे म्यूटाजेंस हैं जिसके कारण तो म्यूटेशंस होते रहते हैं। अब कुछ वायरस जो बहुत अनस्टेबल है, जैसे इन्फ्लुएंजा, उसमें बहुत फास्ट होता है म्यूटेशंस, और इसीलिए उसका वैक्सीन हर साल लेना पड़ता है। ये जो हमारा सार्स कोरोना वायरस 2 है, ये काफी स्टेबल वायरस है, लेकिन फिर भी म्यूटेशंस होंगे इसमें भी। और इसमें ऑलरेडी हजारों में म्यूटेशन हो चुका है, अलग अलग टाइप के, अलग अलग उसमें, लेकिन कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं था, इस कोई दिक्कत नहीं है।
ये जो यूके का भी स्ट्रेन है वो खाली वो बीमारी को ज्यादा सीवियर नहीं कर रहा है, वो फैलता ज्यादा है, बस 70% उसकी फैलने की ताकत ज्यादा है, तो वो जल्दी जल्दी फैल रहा है। अब वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन कैसे काम करता है, तो जो ज्यादातर जो हमारी वैक्सीन डेवलप हुई है ना सब, वो कोरोना वायरस में एक स्पाइक प्रोटीन है, उसके खिलाफ वो रिएक्ट करता है और एंटीबॉडी बनाता है। अब अभी जो म्यूटेशंस दिखे हैं वो स्पाइक प्रोटीन के 1 या 2 पॉइंट पे खाली म्यूटेशन है, जबकि एंटीबॉडी पॉलीक्लोनल ब्रॉड बेस्ड एंटीबॉडी बनता है। इसलिए अभी तक जितने भी म्यूटेशंस है, और ये खास करके जो यूके वाला म्यूटेशन है, ये सबके खिलाफ ये वैक्सीन पूरी तरह काम करने वाला है। ऐसा भी नहीं है कि वो एफिकेसी कम हो जाएगी ये, क्योंकि म्यूटेशंस बहुत पॉइंट पे है और ये ब्रॉड बेस्ड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज बनेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। आगे चल के और म्यूटेशन होगा, कितना होगा तो पता नहीं है अभी, पर अभी तक जितने म्यूटेशंस है इस पे हमें कोई दिक्कत नहीं है अभी। एक प्रश्न ये है कि जिन लोगों को कोरोना हुआ था और जो उससे ठीक हो गए हैं, उनके अंदर एंटीबॉडीज बन गई हैं, तो क्या उनको भी वैक्सीन लेनी पड़ेगी? हाँ, देखिए, कोरोना हुआ था, एंटीबॉडी बना, आपने ये भी सुना होगा बहुत लोगों में नहीं बना, कुछ लोगों में एंटीबॉडी बना और 2-3 महीने में कम हो गया। देखिए, तो ये सब क्या है, ये नेचुरल इन्फेक्शन का है, और किसी को एसिम्प्टोमेटिक हुआ, किसी को सीरियस हुआ, किसी में वायरल लोड कम था, किसी, ये सब हमको कहाँ से पता चलेगा हर केस का? और कईयों को दोबारा भी हो गया। दोबारा भी हो गया। तो इसलिए जो वैक्सीन होता है ना, इसमें एक कैलकुलेटेड डोज है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं ये डोज से हमारा एंटीबॉडी टाइटर इतना आ जाएगा, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, और ये अच्छा है प्रोटेक्शन देने के लिए। तो इसीलिए वैक्सीन सबको लेना चाहिए, जिसको हो गया है उसको भी, जिसको रिकवर्ड हो गए वो भी। सिर्फ ये ध्यान रखना है, जिनको अभी चल रहा है इन्फेक्शन कोविड का, वो ठीक होने के बाद में ही ले, क्योंकि अभी लेंगे तो एक तो एंटीबॉडी रिस्पांस भी कम होगा, और दूसरा कि अगर वो सेशन साइट पर आ जाएंगे तो लोगों को इन्फेक्ट भी कर सकते हैं जी। तो ये दो कारण है कि अगर किसी को अभी इन्फेक्शन है तो वो ठीक होने के बाद ले, पर जो रिकवर्ड हो चुके हैं वो लोग को लेना है ये वैक्सीन, उनके लिए भी है। तो ये जो मास वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, इसके तहत जो सरकारी एजेंसियां हैं वो खुद जाएंगी लोगों को वैक्सीन लेने, या लोगों को भी उन संपर्क करना पड़ेगा कि कहाँ हम जाएं, कहाँ टीका लगवाएं? कुछ ऐसा भी सिस्टम बने? अपने अनुभव से कुछ बताइए। हाँ, ऑलरेडी अब तो मैं थोड़ा आपको ये जो प्लानिंग है गवर्नमेंट की वो बता दो। इसमें हर चीज के लिए बहुत माइन्यूट प्लानिंग और ट्रेनिंग, जैसे पिछले 3 महीने से ये सब चल रहा था। तो पहला चैलेंज आपने शुरू में सुना होगा, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमारा काफी, हम ये नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड का बेस्ट है, लेकिन एक रीजनेबल लेवल का जरूर है, क्योंकि हम रूटीन इम्यूनाइजेशन करते हैं, और सरकार ने पिछले 2 महीने में काफी कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स भी सप्लाई किए कि कोल्ड चेन में जो कैपेसिटी है उसको हम थोड़ा बढ़ा सके, तो वो एड्रेस हुआ। फिर इतनी वैक्सीन ये जाएगा कैसे, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन को स्ट्रीमलाइन किया गया कि प्लान हुआ। आपने एयरफोर्स ने भी इसमें आगे बढ़ के आया कि उनकी फ्लाइट्स को भी यूज की जाएगी, कमर्शियल फ्लाइट्स को डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये पहले तो कोल्ड चेन, फिर ट्रांसपोर्ट, ये एड्रेस हुआ, फिर ट्रेनिंग मॉड्यूल बना, सबको ट्रेनिंग दी गई। सेशन साइट कैसा होगा उस पर डिजाइन आया कि 3 रूम होना चाहिए। फिर उस पर भी मैं आता हूँ। फिर हुआ कि लेकिन हम ये प्रायोरिटी पॉपुलेशन को किस तरह आइडेंटिफाई करें और कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, पहले था इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, जो वैक्सीन लॉजिस्टिक का डिजिटल मॉनिटरिंग था, उसी को अपग्रेड किया गया और कोविन बनाया। सो उसमें बेनिफिशियरी भी है, तो उसमें सबका एनलिस्टिंग हुआ है, हेल्थ केयर वर्कर्स जो प्रायोरिटी पॉपुलेशन है, और अबव 50 और बिलो 50 कोमॉर्बिड, इनका सर्वे करके सबका, कुछ स्टेट्स में चल भी रहा है अभी भी, और कुछ स्टेट में पूरा भी हो गया। तो ये एनलिस्ट हो गया है, इसमें एक फोटो आईडी और मोबाइल नंबर भी डाला हुआ है। तो ये कोविन ऐप है,
अब क्या होगा, आपको एसएमएस आएंगे लोगों को जिसका भी है, जब वैक्सीन आ जाएगा, जिस दिन प्लान होगा ना, तो एक दिन पहले एसएमएस आ जाएगा कि इस तारीख को इस जगह आपको अपना इतने बजे पहुंच जाना है कोविड वैक्सीन के लिए। तो इस तरीके से लोग और जब उनको वहां पे वेरीफाई होगा, विदाउट रजिस्ट्रेशन ये वैक्सीन किसी को नहीं मिलेगा। वहां पर अगर आप वो एसएमएस नहीं दिखाएंगे तो एंट्री नहीं मिलेगा। एसएमएस दिखाएंगे, वो वहां पर पर्सन है, वेरीफाई कर लेंगे और फिर आपको एंट्री मिलेगी। और जब आपको वैक्सीन मिल जाएगा तो आपका सर्टिफिकेट भी उसमें से आपको मिल जाएगा, अपने आप डाउनलोड कर सकेंगे उस ऐप से। और 28 दिन बाद का फिर आपको एक डेट मिलेगा दूसरा डोज लेने के लिए, 2 डोज लेना है। तो ये कोविन ऐप के थ्रू मैनेज होगा, ताकि वहां पे भीड़ ना लगे, वहां पर केओस ना हो जाए कि सब लोग आके कौन, तो जिसके पास एसएमएस होगा उसी को एंट्री है, बाकी को सीधा एंट्री नहीं मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, ये तो मेरे सवाल हो गए एक सामान्य उसके, लेकिन बहुत सारी, चूंकि आपका लंबा अनुभव है, तो कुछ इम्यूनाइजेशन से संबंधित और कोरोना से संबंधित कुछ आपके पास अतिरिक्त हो कहने को हमारे दर्शकों से शेयर करने के लिए, तो प्लीज। हाँ, एक चीज और इसमें जो मैं बताना चाहता था आपको, कि इसमें जो सेशन साइट होगा वो 3 रूम चाहिए। जो पहले में वेटिंग रूम होगा, दूसरा जो सेशन वैक्सीनेशन रूम होगा, और तीसरा ऑब्जर्वेशन। तो आधे घंटे हम हर इंजेक्शन देने के बाद वहां रखने वाले हैं, ताकि कोई एडवर्स इवेंट होता है तो हम तुरंत आइडेंटिफाई कर ले और ट्रीट कर देंगे, उसका मैनेजमेंट कर सके। क्योंकि ज्यादातर हमने देखा, अगर कभी सीरियस एडवर्स इवेंट हुए भी है ना, तो वो 15-20 मिनट में हो जाता है। तो इसीलिए 30 मिनट तक हम वो अपनी जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में उसमें भी यही करते हैं, आधे घंटे हम बच्चे को वहां रखते हैं। दूसरा, एक शुरू में आपने सवाल किया था ड्राई रन के बारे में, तो अब वो मैं टाइम आ गया आपको ड्राई रन बता दो। कुछ दिन पहले 28 और 29 को भी हुआ था 4 स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ में, जिसमें गुजरात भी एक था, पंजाब, गुजरात, असम और आंध्रा। तो मॉक ड्रिल था कि जो हमने तो तैयारी की, हमने एक आईटी प्लेटफॉर्म बनाया कोविन, लेकिन वो फील्ड में काम कर रहा है, यूजर यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, कोई एडवर्स इवेंट हुआ तो वो हम बता पिकअप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कोल्ड चेन का क्या हालत है, हमारे वर्कर में कॉन्फिडेंस है कि नहीं। तो इसके लिए 4 स्टेट में ड्राई रन हुआ था। अभी कल 2 तारीख को हर स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट, स्टेट हेडक्वार्टर या कोई एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट भी ले सकते हैं, तो एक ड्राई रन करना है। इसी तरह से पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे ये लोग, एक्सेप्ट वैक्सीन नहीं देंगे, खाली वैक्सीन नहीं देना है, बाकी पूरा प्रोसेस। तो ये ड्राई रन हुआ। दूसरा, अब मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि वैक्सीन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए, पावर ऑफ वैक्सीन कितना ज्यादा है, ये इसलिए नहीं कि मैंने इतने साल इसमें काम किए हो तो ये, बट आप खुद सोचिए, स्मॉल पॉक्स हमने खत्म कर दिया, पोलियो आपको कोई पहले अगर हम लोग जाते थे रेलवे स्टेशन और ये कितने सारे पैरालाइज्ड बच्चे मिलते थे, पोलियो हमारे देश से खत्म हुआ, तो ये सब वैक्सीन से हुआ है। और कोई भी रिस्क बेनिफिट आप देखेंगे तो वैक्सीन में हमेशा चाहता है, पब्लिक हेल्थ में ये कहा जाता है ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन है। तो और वैक्सीन की अफवाहों से दूर रहिए। ऑलरेडी कंपनीज ने भी क्लियर किया है कि इसमें पोर्क जिलेटिन नहीं है या काउ मिल्क नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं ये सब में, ये सब नहीं होता है कभी भी। तो आप सब लोग वैक्सीन ले, सेफ है। और जब आपका नंबर आए जरूर आप वैक्सीन लें। और इस बीमारी को अगर ज्यादा लोग जल्दी कम समय में वैक्सीन लेंगे तो ये हम जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है इसका, वो हम तोड़ पाएंगे इसको, और तभी जाके हम ये कोविड बैटल को जीत सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनीश जी, आपने बहुत अच्छे से जो सवाल लोगों के दिमाग में उमड़ घुमड़ रहे हैं उनके जवाब दिए हैं। बहुत सारे लोगों की चिंताएं, शिकायतों और संदेहों को दूर किया है, और आपने उन्हें यह भी बताया कि ये वैक्सीन कितनी जरूरी है, कितने महत्वपूर्ण है, और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। और ये जो हिंदुस्तान तो इतनी बड़ी आबादी है, विश्व का सबसे बड़ा अभियान होगा ये मास इम्यूनाइजेशन,
और इसमें हिस्सा लेकर अपने देश को सुरक्षित बनाना है, अपनी आबादी को सुरक्षित बनाना है, तो इसमें जुड़ना पड़ेगा, इसमें सहयोग करना पड़ेगा। इससे हटने का, विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। तो उम्मीद करना चाहिए कि ये जो अभियान शुरू हो रहा है ये सक्सेसफुल होगा और इस साल हमें कोरोना से मुक्ति भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीस, धन्यवाद हमसे जुड़े। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।